स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पीवी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास पाठ 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पुष्यभूति वंश। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग पाठ 11 शुरू करते हैं। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। सम्राट हर्ष जो थे उनकी मृत्यु के बाद भारत में शक्तिशाली केंद्रीय का अभाव मतलब कमी हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथम वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था, परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सबके फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रमुख राजवंश प्रतिहार वंश उज्जैन। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। प्रतिहार वंश में 5 शासक हुए। पहला नागभट्ट प्रथम जो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी, वत्सराज 778 ईस्वी से 805 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी से 833 ईस्वी, मिहिर भोज 836 ईस्वी से 882 ईस्वी, महेंद्रपाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल वंश या कन्नौज। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद के अनेक तुक आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। गढ़वाल वंश में 4 शासक हुए। पहला चंद्रदेव 1080 से 1085 ईस्वी, गोविंद चंद 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी, विजय चंद 1156 ईस्वी से 1170, जयचंद 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी। चौहान या चहमान वंश अजमेर दिल्ली। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे। चौहान या चहमान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ये पहले अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर बाद में इन्होंने दिल्ली में भी अपनी राजधानी बनाई। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान के तराइन में के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। चंदेल वंश बुंदेलखंड। चंदेल वंश के संस्थापक नंदकू
थे। चंदेल शासकों में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। परमार वंश मालवा, इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तथा राजा भोज 1117 ईस्वी से 1160 ईस्वी थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया। पाल वंश बंगाल, जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे राजपूत समाज कैसी थी। राजपूत कालीन समाज, शासन व्यवस्था। राजपूत कालीन समाज की शासन व्यवस्था कैसी थी, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थीं। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। अब सामाजिक व्यवस्था। राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूत में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और उन गुण गाथाएं भी गाई जाती थी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। पहले ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त किया जाता था और जो धनी लोग थे वो कीमती वस्त्र और आभूषण मतलब कि गहने पहना करते थे। जन साधारण की वेशभूषा साधारण थी और जो जन थे उनकी वेशभूषा जैसे साधारण सी थी। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित तथा महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। कला। राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखती थी। जो राजपूत के शासक थे वे लड़ाई में व्यस्त रहते थे, उसके साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्गा राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत में राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। फ्रेंड्स, आप लोग फिगर देख सकते हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर देख सकते हैं। ये दिखने में कितना खूबसूरत है और आपके पास अगर समय मिले तो आप जाकर देखिए और इनके बारे में जानिए कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर पास से देखने में कैसा है। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत है, तो आपके पास टाइम मिले तो जाकर कृपया इसको देखें, इसके बारे में जानें। चंदेल। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित किया। मंदिर बनवाए जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों के बने हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये जो कोणार्क का शिव मंदिर है, इसको नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर एक रथ के आकार का है।
जिसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया सूर्य का कोणार्क मंदिर यही है। देख लीजिए आप लोग फिगर। मंदिर का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान देते हैं। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान देते हैं। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे। अब हम लोग शिक्षा एवं साहित्य के बारे में जानेंगे। राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमाशील, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध नाटक, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ऐतिहासिक ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। मंदिर का निर्माण। अब हम लोग मंदिर के निर्माण के बारे में जानेंगे। मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ थीं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकार समाप्त हो जाता था। उदाहरणतः लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले फिगर में देखा था, लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर। जैसा कि आप देख लीजिए उत्तर भारतीय मंदिर, देखिए फिगर में उत्तर भारतीय मंदिर और फिर इधर है दक्षिण भारतीय मंदिर। फ्रेंड्स, आप लोग देख के बताइए कौन सा मंदिर ज़्यादा अच्छा है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, देख के हमको बताइएगा। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर और नीचे वाले खंड से छोटा हो जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। इसे भी जानिए। बंगाल का सेन वंश। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। बल्लान सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके अन्य भी और कई शासक हैं। सैन शासन काल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ। इसी काल में जयदेव के प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर हम क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर भी जानना चाहते हैं या अगर आपको इच्छा है कि क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएं तो आप लोग कमेंट करिए, हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे।